नमस्कार जी, मैं नारायणलाल आपके बीच में ये जो प्रश्नावली चल रही थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसका 16.1 की जो एक्सरसाइज थी उसमें हम घनघनाभ की चर्चा कर रहे थे और घनघनाभ से जुड़े हुए फॉर्मूले, सीधे फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, और फॉर्मूले पर आधारित सवाल करना मैंने 2-3-4 सवाल घनाभ से जुड़े हुए सवाल किए थे। तो चलिए आइए अब आपके बीच में क्या करता हूँ, 2-4 सवाल और देते हैं और उस घनघनाभ का जो पूरा है वो घनघनाभ की जो पूरी प्रश्नावली है उस पूरी प्रश्नावली में से फिर बढ़िया सवाल जो 2-4-5 सवाल और लेते हैं और आज के इस भाग को कंप्लीट करते हैं। चलिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, ये आपका 16.1 प्रश्नावली का 2 नंबर का सवाल है, जिसमें घन का नाम आ रहा था। बड़ा सादा सवाल है। ये क्या है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार के समानांतर उसको काट दिया जाए, उसको 2 बराबर भाग में बांट दिया जाए, तो वो तो प्रत्येक समान भाग का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो ये हमारे पास एक सवाल हो गया। तो चलिए जो दिया है उससे हम काम करेंगे। दिया क्या है कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। चलो हम हल लेते हैं, ये हल लेते हैं। क्या लिया जी? ठीक है, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, ठीक है, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए, मैंने जब सूत्र बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग छोटी कक्षाओं में भी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आपने क्या, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100। ये आप क्या कीजिए, भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर, इसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये भुजा बराबर कितना हो गया जी 10, या अंडर रूट करोगे 100 का तो भी 10 ही आएंगे। तो एक भुजा आपको कितनी मिल गई उस घन की, क्योंकि हमें घन का सवाल करने से पहले उसकी साइड चाहिए, भुजा चाहिए, उसका एल चाहिए, तो भुजा क्या मिल गया अपने को 10 सेंटीमीटर मिल गया। अब इसको क्या किया गया कि ये देखिएगा मेरे पास चौखंड बार, इसका आधार है, आधार के समानांतर अगर इसको ठीक है 2 बराबर भागों में काटोगे तो उसकी ऊंचाई फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। इसके आधार के समांतर आप इसको काटोगे तो आपकी ऊंचाई में फर्क पड़ जाएगा। तो आप समझिए क्या रहेगा, ठीक है, चूंकि ये लिखो, क्या लिखा आपने, ठीक है, चूंकि प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार कहता है, प्रश्नानुसार घन को क्या कर रखा है, घन को आधार के समांतर ठीक है, आधार के समांतर क्या कर रखा है, ठीक है, आधार के समांतर समतल द्वारा काटा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न कह रहा हूं, ठीक है, काटा गया। तो आपके पास ये जो काटा गया है, जिससे इसका प्रत्येक भाग घनाभ बन गया है। कैसे देखिए आप लोग, ठीक है, तो अगर उसको आधार के समांतर काटा गया तो उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं है, 10 सेंटीमीटर रहेगा, उसकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा, वो भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। आधार के समांतर काटने से उसकी ऊंचाई क्या रह जाएगा, 10 की आधी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग मिल गई तो वो घनाभ बन गया। तो आपको एक घनाभ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल दिए तो आपको इसका क्या जानकारी है, ये घन और घनाभ दोनों से जुड़ा हुआ जानकारी है। तो इसके ठीक है प्रत्येक भाग का पीएसए कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2 लोगे, फिर लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई लंबाई। ये फॉर्मूला है जो आप जानते होंगे जी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो 30 जून को इसी कोरोना के अंदर आप परीक्षा दोगे ना बोर्ड की, हो सकता है घनघनाभ जुड़ा हुआ प्रश्न आपको 100% पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछली बारी की परीक्षा के अंदर जो 2019 का पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर इस प्रश्नावली से बैलेंस से जुड़े हुए सवाल आए थे। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई घनघनाभ से आ सकता है। तो लंबाई आपके पास कितना है 10, चौड़ाई आपके पास कितना है 10, ये आपके पास चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 5, ऊंचाई कितना 5, लंबाई कितना है 10। ये मैंने वैल्यू रख दी यहाँ से, ठीक है जी। अब आपको क्या पता लगा जी, 2, 10 का 10 से गुणा होता है 100, 10 का 5 से गुणा होता है 50, 10 का 5 से गुणा होता है 50, 50 होते हैं, 200 होते हैं, तो 2 गुणा क्या हो गया 200, और 200 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 400 वर्ग सेंटीमीटर के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल है, ये आपके पास आंसर है। तो आप देख लीजिए क्या किया, जिस घन का प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर था
उसके आधार के समतल को 2 बराबर भागों में काटा गया, तो काटते ही वो क्या किया, घन से वो घनाभ में कन्वर्ट हो गया। फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल करके हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और हमने ये सवाल किया। तो चलिए आइए हम घन से जुड़े हुए 1-2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद और आगे 1-2 सवाल और लेंगे घनाभ के, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैंने आपके सामने 2 और सवाल लिख दिए। जो सवाल लिखे हैं वो घन से जुड़े हुए सवाल लिखे हैं। हो सकता है आपको जो 10वीं कक्षा का जो पार्ट बी आता है जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, हो सकता है इसमें से कोई एक आंकड़ा चेंज करके आपको 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा के अंदर मिल जाए। तो आप देखिए जी, सबसे क्या लिखा है, इसमें लिखा है घन का आयतन 512 घन मीटर है, इसकी आपको भुजा निकालनी है। इसलिए अगर भुजा निकालने का क्या कीजिए, सबसे पहले एक हल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब अपने को चूंकि दिया है उसे काम है, कम से कम ये तो पता लग जाएगा हमको दिया क्या है। दिया ये है, क्या दिया है, घन का जो आयतन है वो आयतन कितना है, वो है 512 घन मीटर। ये आपके पास उत्तर है। आपको पता है कि भाई घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखते आपको पता तो लगेगा भुजा की घात 3 होता है। भुजा की घात 3 बराबर हो गया 512। भुजा की घात 3 नहीं करे तो चलो हम क्या कर देते हैं, वो भुजा को एल लिखते रहते हैं, तो हम यहाँ कह देते हैं एल की घात क्यूब। ठीक है, एल क्यूब बराबर 512। तो मुझे क्या करना है, एल लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। अब इसका घनमूल निकालोगे तो क्या आएगा, आप 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64 और 64 को 8 से गुणा करो तो 512। ठीक है, 8 8 64 और 64 को फिर 8 से गुणा करोगे तो आपको 512 मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आप एल का आपने क्या किया, घनमूल किया था, वो कितना मिला, 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास जवाब क्या रहा जी, जवाब रहा कि जिस घन का आयतन 512 घन मीटर है उसकी साइड, उसकी भुजा कितनी मिली अपने को, 8 सेंटीमीटर मिला। तो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको घन का आयतन आया, इसका मतलब घन के आयतन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और पूछ लिया आपको घन से जुड़ा हुआ सवाल तो आसानी से नंबर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। दूसरा ये देखिए, और घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, सवाल बढ़िया है, उदाहरण में छाप रखा है, लेकिन ये घन से जुड़ा हुआ प्रश्न था तो मैंने इसको ले लिया कि चलो बच्चों इसको दिमाग में ले लेते हैं, इसको लिख ही देते हैं। तो घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 है, परिमाप 28 है। पहले एक सवाल कर रहे थे इससे पहले वाला, जिसमें आया था घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 100 था। यहाँ पर घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 है, तो उसका घन का आयतन निकालना है। चूंकि घन का आयतन निकालना है तो घन के आयतन का फॉर्मूला तो हमारे दिमाग में आ ही जाना चाहिए। वही चलो इस आंकड़े से घन का आयतन निकालना, तो फॉर्मूला मेरे पास भुजा की घात 3 एल क्यूब होगा। ठीक है, लेकिन वो एल कैसे निकला है, वो भुजा सीधा नहीं दे रखा है, वो भुजा जो है उसके परिमाप के अंदर बता रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, इसका मतलब ये घन का प्रत्येक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, इसका मतलब वर्ग का परिमाप दे रखा है। तो चलिए सवाल करते हैं। दिया क्या है, दिया है माना, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, माना कि तो नहीं दिया, लेकिन वास्तव में दिया क्या दिया है, ठीक है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है। ठीक है, ये परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, पृष्ठ का परिमाप 28। क्योंकि वो घन का एक पृष्ठ क्या होता है, एक वर्ग होता है, उसका परिमाप क्या होगा, 4 भुजाओं का जोड़, मतलब 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा या 4 गुणा एल बराबर क्या हो गया जी 28। अब 4 का भाग इधर लग गया तो एल बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है जी, अब अपने को क्या चाहिए, इसका मतलब वो एल मिल गया। अपने को क्या चाहिए, घन का आयतन चाहिए। हमारे पास घन के आयतन में तो अगर सवाल करें तो घन का आयतन चाहिए। तो घन का आयतन क्या होता है, ठीक है, लंबाई क्या होता है, एल क्यूब, भुजा की घात 3, एल कितना है 7 क्यूब, 7 क्यूब का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार 7 आ गया, 7 7 जा 49, 49 को 7 से गुणा करो तो 7 9 जा 63, 3 आया, हाथ से 6 लगे, तो फिर 7 4 जा 28, 8 और 28 और ये कितना हो गया जी 343, 343। आपके पास क्या हो गया जी, ये आंसर हो गया किसके अंदर, अगर ये परिमाप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रखा है तो कितना हो गया घन क्यूब। आपको क्या मिल गया जी, आपको एक घन का आयतन मिल गया जी। तो चलिए आपके सामने छोटे से सवाल लिए हमने घन से जुड़े हुए। तो चलिए एक आध सवाल घन से और लेते हैं, एक आध घनाभ से लेते हैं और फिर इस भाग को आज खत्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो चलिए मैंने आपके सामने कुछ और बढ़िया सवाल लिख दिए हैं। ठीक है, ये जो लिखा घन से जुड़ा हुआ सवाल है और वो जो सवाल लिखा घनाभ से जुड़ा हुआ, लेकिन सवाल बहुत बढ़िया है। चलिए 3 घनों की भुजाएं, ऐसा उदाहरण में भी सवाल है, आप उसको भी देखना। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। 3 घनों की आपको साइड दे रखी है और घन में हमको चाहिए क्या है, भुजा ही चाहिए। 3 घने, तीनों की भुजा दे रखी है, इन्हें पिघलाया गया, गढ़ाया गया और एक नया घन बना दिया गया। ठीक है, तो आपको उस नए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि घन का संपूर्ण जो निकालना उस घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, और वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। इसका मतलब भुजा निकालनी पड़ेगी नए घन की। अब नए घन की भुजा निकालने के लिए ये जो दी गई जानकारी हमारे क्या काम आएगी, उसको लेकर के हम सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ हल,
अब हल आप देखिए क्या लिखा, चूंकि तीन घनों को, ये जरूर ध्यान रखना आयतन रूपांतरण में ना, यदि तीन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इसलिए क्या होगा, अगर ऐसा चीज होता है, अगर आप तीन घनों को पिघला करके नया घन बनाया तो उस नए घन के आयतन उन तीनों घनों का आयतन बराबर होगा। ऐसा भी होता है कि बेलन पिघला करके आप घोड़ा बना देते हो तो उस बेलन का आयतन उस घोड़े के आयतन के बराबर होगा। आपने 6 घोड़े पिघला करके एक बड़ा घोड़ा बना दिया तो उन 6 ही घोड़ों का आयतन उस बड़े घोड़े के आयतन के बराबर होता है। तो तीन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, इसलिए नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। या आयतन रूपांतरण साल में तीन पिघला करके आपने एक बना दिया, ठीक है। तो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात L क्यूब। तीन घनों में से पहला घन का आयतन क्या होगा, 8 की घात क्यूब, ठीक है। फिर क्या होगा 6 की घात 3, फिर क्या होगा 1 की घात 3, ठीक है जी। कैसा लिखा है, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। तो ये आपको यहाँ पर L क्यूब 8 को 8 से गुणा किया तो 64, 64 को 8 से गुणा किया तो एक सवाल कर रहे थे उनको पता 512, ठीक है जी। 6 को 6 से गुणा किया 36 और 36 को 6 से गुणा किया तो 216 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 को 1 से फिर गुणा किया तो 1। तो 1 की घात क्यूब का मतलब 1 होता है। अब ये L इसको जोड़ते हैं, 1 6 7 7 2 9, ये 9 हो गए। फिर 1 1 क्या बन गए 2 और 5 2 क्या बन गए आपके पास 7। अब आपको L क्यूब निकालना, ठीक है, L क्यूब निकालना। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे जी, आप कैसे करेंगे जी, आप देखिए आपने L किया तो ये L अंडर रूट कर दिया आपने 729 का। 729 का अंडर रूट करोगे तो 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81 और 81 को आप 9 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएंगे ये 9 तो 9 8 72, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 9 9 9 9 तो 3 9 में से L बराबर आपको कितना मिल गया, 1 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास सवाल का तरीका क्या रहा था, सवाल का तरीका ये रहा कि तीन घन थे, पिघला करके नया घन बना दिया और उस नए घन का आपको आयतन ही निकालना या उसकी भुजा नहीं निकालनी, भुजा तो मैं निकाल दी, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो आपको यहाँ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या मिलेगा, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, नए घन का TSA लिख दिया मैंने, TSA टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6L²। ये तो 6 की जगह 6 लिख दीजिए और L आपके पास में 9 रहा तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको 6 9 का स्क्वायर कितना होता, 9 9 जा 81, मतलब 81 होते हैं। ये हो गया जी, आपको 6 को 1 से गुणा किया 6 कम 6 और 8 का 6 से गुणा किया कितना हो गया जी 48, 8 49 होते हैं और इतना वर्ग सेंटीमीटर आपको मिल गया नए घन का TSA। तो नए घन का आपको टोटल सरफेस एरिया कितना मिल गया जी यह। लेकिन सवाल कितना शानदार था और जोर इस पर क्यों देना जी, बाकी के सवाल आप और करते ना, लेकिन आप ये देख लीजिए सवाल कितना शानदार था। तो तीन घन थे, पिघला करके नया घन बना करके उसको आपको उसकी भुजा, उसका आयतन नहीं निकालना, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ा। तो आपका तीन घनों का आयतन बराबर उस घन के आयतन बराबर होगा, उससे आपका भुजा निकल गया और आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि इसमें दोनों फॉर्मूले काम आ गए, आयतन का फॉर्मूला यहाँ काम आ गया और जैसे कि भुजा निकल गई और एक आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 6 भुजा स्क्वायर होता है वो याद आ गया। अब इस तरह बढ़ते थे आपके पास हो रहा है, सॉरी है ना, सवाल आपके सामने हो रहा है, क्या है ये 7वें नंबर का सवाल है, प्रश्नावली 16.1 का। 6 मीटर भुजा का वर्गाकार एक फर्श का कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 है और उसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। उसके अंदर 180 घन मीटर, वर्ग मीटर नहीं घन मीटर है, इसका मतलब उसका आयतन देगा आपको। और वो कमरा किस आकार का होता है आपको पता है, आपने कमरा बोला, माचिस का डिब्बा बोला, ठीक है, मैंने संदूक बोला, तो मैंने कहा कि पहले आपको बताया जाता कि ये ठीक है घनाभाकार होता है। इसका मतलब आपको घनाभ का आयतन दे रखा है 180 घन मीटर। अब इसकी ऊंचाई निकालनी है आपको। अब आपको लंबी चौड़ाई कहां दे रखी है, लंबी चौड़ाई कहां दे रखी है, मतलब समझ जाने बच्चा वर्ग है उसका फर्श वर्ग है तो उसकी लंबाई भी 6 है और क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं समान होती है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 6 है। तब आपको क्या दरकार जी, अब सवाल करते हैं इस चर्चा करने के बाद। अब चर्चा करने के बाद कमरा है, इसका मतलब घनाभ है। अपने को दिया क्या, दिया है कमरे का आयतन दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है कि उसके अंदर कितना एयर समा सकता है। आयतन समझते हो, कौन कितना स्थान घेर सकता है, दे रखा है 180 घन मीटर। अब आपको कमरे का आयतन क्या का फॉर्मूला क्या होता है, कमरे का आयतन फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है बराबर 180। लंबाई और चौड़ाई प्रश्नानुसार क्या है, लंबाई और चौड़ाई प्रश्नानुसार बराबर है और कितनी है 6 मीटर है।
ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्नानुसार हो रहा है। ठीक है जी। तो आपने इसको क्या लिख दिया 6, या आपने क्या लिख दिया 6, या आपने क्या लिख दिया h बराबर क्या लिख दिया 180। 6 के भाग लग गया कितना आ गया 30, सही तरह 6 का भाग लग गया 30 में कितना आ गया 5, h बराबर कितना आ गया 5 मीटर। वो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी 5 मीटर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग रुचि का सवाल हमने आपके बीच में और लिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस भाग को आप खत्म करने की तरफ बढ़े, तो उसमें एक सवाल और ले लेते हैं, जो घनाभ से जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं, बड़ा सवाल ले लेते हैं। उसके बाद इस सवाल को खत्म करते हैं, फिर आप घन घनाभ की प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक सवाल की तरफ और बढ़ते हैं। तो चलिए आइए, मैंने आपके सामने एक सवाल और लिख डाला है, ठीक है। वो लिखा है मैंने 16.1 का 12वां। 16.1 के अंदर सवालों की संख्या जो है ना वो 12। इसके 12 में से मैंने 5 से 7 सवाल 7-8 सवाल आपके बीच में कर भी लिए होंगे। कुछ सवाल आप भी तो कर सकते हैं जी घन घनाभ के सूत्र बताने के पश्चात। 7-8 उदाहरण भी हैं जो इस 16.1 से पहले आ रहे हैं, तो उन प्रश्नावली के उदाहरणों को भी दोहराना। और ये जो सवाल मैंने आपके बीच में रख रहा हूँ, ये हमारे इस घन घनाभ से जुड़ा हुआ मैं आखिरी सवाल आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। देखो पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको तीनों दी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फॉर्म में नहीं दे रखा, रेशो में दे दिया, मतलब अनुपात में दे दिया कि 5:3:2, मतलब 5:3:2 ये इसका अनुपात दे दिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है कि 558 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आप उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पूरा निकालनी है आपको। ठीक है जी। मैं सवाल करता हूँ, देखिए अगर ऐसा अनुपात दे दिया हो तो सवाल कैसे करेंगे। अब देखिए तो माना कि ये क्या करता है घनाभ की जो ये घनाभ की जो लंबाई है ना, लंबाई उसको मैंने मान लिया 5x, चौड़ाई है ना जब चौड़ाई ये 3 है तो मैंने मान लिया 3x, और इसकी ऊंचाई जो है ना ऊंचाई को मैंने मान लिया 2x। समझ लीजिए क्या बोले। तो घनाभ की लंबाई को मैंने क्या मान लिया 5:3:2 है, तो मैंने उसको उसी हिसाब से क्या मान लिया कि उसकी लंबाई को 5x, 3x और 2x। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने को ये भी दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिया क्या है, दिया यह है कि घनाभ का टीएस दे रखा टोटल सरफेस एरिया दे रखा और आंकड़ा लिख रखा है 558, ठीक है जी, वर्ग सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला पता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ये आपके पास कितना है 558। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, 2 लंबाई आपके पास कितना है 5x, वेरी गुड, चौड़ाई कितना आपके पास 3x, चौड़ाई कितना आपके पास 3x, ऊंचाई कितना आपके पास 2x, प्लस ये ऊंचाई कितना है 2x और लंबाई कितना आपके पास 5x, और ये आपके पास कितने वैल्यू है 558। आराम से देखेंगे आप, 2 5 को 3 से गुणा करो, सॉरी 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा कर रहा हूं ना, 5 दूनी 10, 10x स्क्वायर, और x से गुणा x स्क्वायर होता है, बराबर क्या हो गया 558। अब आप देखिए 10 और 6 कितने होंगे 16, 16 और 15 कितने होंगे 38। अगर आप वैल्यू दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है 10 और 6 कितने होंगे 16 होंगे, 16 और 15 कितने होंगे 31, 31। तो ये आपके पास क्या हो गया 2 और ये हो गया 31x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बराबर कितना 558। अब आप यहाँ इसको आगे बढ़ो तो इसको 31 का डबल कर लीजिए, 31 का 2 से गुणा कर लीजिए, तो 31 जा 31, 32 जा 62, 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 62 आएंगे, तो 62x स्क्वायर बराबर 558। अब मैं क्या करता हूँ इस मार्क्स का भाग लगा देता हूँ इसमें, तो आप यहाँ भाग लगाओगे, इस सवाल को इस तरफ ले जाकर के आगे बढ़ाए तो हमारे पास भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा 558/62। अब भाग लगाना आता है आपको, लगा दीजिए, ठीक है, 62 एकम 62 और 62 नमा की 558। ये मुझे पता है कि 62 दाएं कितना होगा 620 होगा, इसका मतलब है कि इसमें से 620 में से 62 कम करो तो कितनी बार आ रहा है 558, इसका मतलब 9 बार जा रहा है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया जी, ये x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9। अब 9 को हम किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बराबर कितना आया जी, x बराबर आया आपके पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर x बराबर 3 सेंटीमीटर है तो आपने माना क्या है, लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, ऊंचाई 2x है, तो अतः आप यहां ले लो बोला अतः घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई कितनी होगी, लंबाई है 5x, x कितना आपके पास 3, 5 3 15, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई होगी 3x, 3x कितना है 3 3 टाइम्स 9, h क्या होगा 2x, 2x कितना है 3 3 दूनी 6,
ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या मिलेगी? घनाभ की तीन कोरे मिलेगी। तो मैंने आपके बीच में क्या बताया था? मैंने आपके बीच में बताया घनाभ, घन घनाभ के पहले फॉर्मूले और घन घनाभ से जुड़े हुए सवाल। ठीक है, 5-6-7 उदाहरण है, उदाहरण में उनके उत्तर भी छपे हुए हैं और सूत्र भी छपे हुए हैं और कैसे उपयोग किया जा रहा है तरीका भी है, उसको आप देखेंगे। और इसके तकरीबन 12 सवाल है पूरी 16.1 में, और उसमें से मैंने कई बढ़िया सवाल आपके बीच में रख दिए, 7-8 सवाल रख दिए। अब 2-4 सवाल अगर आपको करने के लिए छोड़ भी दिए तो आप लोगों को अटपटा लगना नहीं चाहिए। तो आइए घन घनाभ से जुड़े हुए बाकी सवाल आप करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए घन घनाभ जुड़े हुए के अंदर, घन घनाभ से जुड़े हुए सवालों के अंदर, तो जरूर मुझे पूछना। मैं घन घनाभ का फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला बताया, तो मुझे एक मैसेज मिला था वाया व्हाट्सएप, मैसेज ये मिला था कि आप घन घनाभ का सीधा फॉर्मूला मत बताइए, आप घन घनाभ के फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो तरीका ही बताइए। लेकिन वो तरीके में आपको बाद में जब कभी घन घनाभ से जुड़ा हुआ जानकारी बताऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, तब यह नए सिरे से मैं वापस करूंगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, 30 जून की जो परीक्षा है ना, उसको ध्यान में रख करके वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं 30 जून को ध्यान में नहीं रखूंगा और सिलेबस को ध्यान में रख करके काम करूंगा, तब मैं जरूर बताऊंगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही क्यों होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। सब जानते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घनाभ का आयतन होता है, सब जानते हैं। लेकिन क्यों होता है वो मैं आपको कभी आगे मौका मिलेगा तब जरूर बताइए। अभी तो मैं किसी फॉर्मूला बता करके सीधा सवाल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जरूर घन घनाभ का देखना। आपको अगर 2020 के अंदर परीक्षा में जो जून 2020 की जो 30 जून को जो परीक्षा हो रही है, ठीक है, बोर्ड की जो बची हुई गणित की परीक्षा है, उसमें अगर घन घनाभ से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं आवे तो मेरा माता बोल देना था, ठीक। लेकिन घन घनाभ की प्रैक्टिस जरूर करना। मैं नारायण लाल, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा जिला भिलवाड़ा।